नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गुमला में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, जेजेएमपी कमांडर दिलीप लोहरा सहित 3 ढेर, इंसास AK-47 समेत विस्फोटक बरामद। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग जंगल में शनिवार सुबह पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए हैं। कई जख्मी होने की भी सूचना मिल रही है। अभी तक मारे गए उग्रवादियों में जेजेएमपी कमांडर दिलीप लोहरा मारा गया है। अन्य मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रही है। इस अभियान में घाघरा, बिशनपुर और गुमला तीनों थानों की पुलिस शामिल है। जानकारी के मुताबिक गुमला के SP हरीश बिन जमा को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के कमांडर रविंद्र यादव अपने दोस्तों के साथ इस क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 उग्रवादी मारे गए। उनके पास से SLR, AK-47 के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गुमला के SP ने घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। गुमला पुलिस पहले नक्सली संगठन माओवादी और PLFI का सफाया करने का दावा करती रही है। इसके बाद इस क्षेत्र में जेजेएमपी ने अपना पैर पसार लिया था। संगठन का मुख्य कार्य क्षेत्र में विकास कार्यों से लेवी वसूलना था। रांची, खुंटी, गुमला सहित 7 जिलों में आज हैवी रेन। चाईबासा में भारी बारिश, कोल्हान DIG के घर घुसा पानी, उफान पर आए नदी नाले। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक शनिवार यानी आज रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज कोल्हान क्षेत्र में ज्यादा बिगड़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोल्हान DIG अनुरंजन किस्पोट्टा के कैफेटेरिया तालाब रोड स्थित आवास में पानी घुस चुका है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में रोरो नदी सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। टोटो प्रखंड के टोपाबेड़ा व टोटो के बीच देव नदी में बाढ़ आने से ग्रामीण फंस गए हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी मौसम का असर दिख रहा है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका और जामताड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार देर रात से ही कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और शनिवार की सुबह भी यह सिलसिला जारी है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और खराब मौसम में घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का जलस्तर खतरे के पार, DC ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में लगातार हो रही बारिश के कारण खरकई नदी का जलस्तर 3.5 मीटर और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 0.20 मीटर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों, नगरीय निकायों और प्रखंड प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल जमाव वाले संभावित इलाकों की निगरानी की जाए और राहत बचाव कार्यों की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर रहें तथा नदी किनारे जाने से बचें। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जामताड़ा के श्याम मंदिर में लाखों की चोरी, छत्र, मुकुट, बर्तन और नकदी ले गए चोर। खराब CCTV और बारिश का उठाया फायदा। जामताड़ा के प्रसिद्ध श्याम मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने मंदिर के अंदर के गेट का ताला तोड़ा, बाबा श्याम के श्रृंगार का सामान, छत्तर और दानपेटी में रखे कीमती सामानों को चुरा लिया। घटना का पता सुबह तब चला जब मंदिर के पंडित ने दरवाजा खोला और सामान गायब पाया। तुरंत मंदिर कमेटी को सूचना दी गई। इसके बाद जामताड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। जामताड़ा SDPO विकास आनंद लगोरी के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाया गया है। SDPO विकास आनंद ने बताया कि मामले की गहन जाँच की जा रही है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। श्याम मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष शिबू परशुराम ने घटना का दुख जताया है। उन्होंने बताया कि अनुमानित तौर पर 15 से 20 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। उनका मानना है कि खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण चोरों को वारदात को अंजाम देने का मौका मिला। SP राजकुमार मेहता ने कहा कि मंदिर का CCTV कैमरा खराब था, इसका फायदा चोरों ने उठाया है। उन्होंने बताया कि बारिश का समय होने के कारण भी चोरों को मदद मिली है। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। झारखंड में जनगणना की तैयारी शुरू, सरना धर्मकोड पर भी हो सकता है फैसला। झारखंड सरकार ने आगामी जनगणना की तैयारियों को लेकर काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार 31 जुलाई तक जनगणना से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकती है। खास बात यह है कि इस बार सरना धर्मकोड को जनगणना में शामिल करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। झामुमो और कांग्रेस पहले से ही धर्मकोड को जनगणना में शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। विधानसभा में इस पर प्रस्ताव भी पास हो चुका है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार ने 16 जून को 16वीं जनगणना के लिए राजपत्र जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से भी पोर्टल पर जनगणना प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। अधिसूचना जारी होने के बाद घर के लिस्टिंग, फील्ड स्टाफ की तैनाती और अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगस्त 2025 में जनगणना से जुड़े कर्मियों का प्री टेस्ट होगा। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 में मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनवरी 2026 में जनगणना से जुड़े सवालों की अधिसूचना प्रकाशित होगी। फरवरी 2026 में जनगणना कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अप्रैल से सितंबर 2026 में घरों के चयन और फील्ड वर्क का काम चलेगा। दिसंबर 2026 में जनगणना पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1 मार्च 2027 से देश भर में जनगणना शुरू होगी। आदित्यपुर टोल प्लाजा पर मारपीट, कार सवारों ने टोल इंचार्ज को पीटा, बेसबॉल बैट से किया हमला, सीसीटीवी आया सामने। सरायकेला जिले के आदित्यपुर टोल पर एक कार सवार और उसके साथियों ने टोल प्लाजा पर तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज पापुंजे कुमार पर बेरहमी से हमला कर दिया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पापुंजा वीआईपी लेन से गुजर रही कार को रोककर टोल शुल्क की मांग कर रहे थे। बताया गया कि कार सवार बिना टोल शुल्क दिए गुजरना चाहते थे। जब पापुंजे कुमार ने उनसे परिचय पत्र दिखाने को कहा तो वे उग्र हो गए। पहले उन्होंने वहां तैनात टोल गार्ड के साथ हाथापाई की और इसके बाद पापुंजा पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके सिर, पीठ और छाती पर मारा है। इस मारपीट के दौरान बेसबॉल बैट टूट गया। इसके बाद भी हमलावर पीछे हटे नहीं, बल्कि टोल ऑफिस तक उनका पीछा करते हुए वहां भी हंगामा किया। पापुंजे के कपड़े भी फाड़ दिए गए। घायल पापुंजे ने बताया कि उनके साथ इस तरह की घटना पहली बार हुई है। अब वे ड्यूटी पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस हमले से वे मानसिक और शारीरिक रूप से आहत हैं। घटना के तुरंत बाद टोल प्लाजा प्रबंधक हिमांशु प्रसून सिंह ने आदित्यपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। 86 पंचायतों में 5000 से ज्यादा विकास कार्य पैसे के अभाव में ठप। पिछले 2 सालों से नहीं मिला है 15वें वित्त आयोग का पैसा। आदिवासी बहुल खूंटी जिले की 86 पंचायतों में 5000 से ज्यादा विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं। वजह है 15वें वित्त आयोग की राशि न मिलना, जिससे योजनाएं कागजों तक ही सीमित है। विभाग द्वारा राशि न दिए जाने के कारण आदिवासी बहुल खूंटी जिले की बुनियादी विकास योजनाएं नहीं चल पा रही हैं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान पिछले 2 वित्तीय वर्षों से नहीं मिला है। दरअसल इस राशि का उपयोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों, विशेषकर स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाता है। खुले में शौच से मुक्ति, ठोस एवं चारा प्रबंधन, नालियों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, पाइपलाइन बिछाना, जल स्रोतों का संरक्षण आदि ऐसी योजनाएं हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाता है। यह अनुदान ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को उनकी जरूरतों के अनुसार वितरित किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। फैक्ट्री में सिर पर चोट लगने से युवक की मौत। कोडरमा में तार का रोल गिरने से हादसा, अस्पताल ले जाते समय मजदूर ने तोड़ा दम। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के गझंडी रोड पर स्थित धनलक्ष्मी फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आज शनिवार सुबह काम के दौरान 19 वर्षीय मजदूर रोहित कुमार की मौत हो गई। रोहित कुमार भभुआ बिहार का रहने वाला था। उसके चचेरे भाई रमाकांत बिंद ने बताया कि वे दोनों इस फैक्ट्री में काम करते थे। यहाँ तार और पोल का निर्माण होता है। आज शनिवार सुबह रोहित और 4-5 अन्य मजदूर तार के रोल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहे थे। इसी दौरान रोहित का संतुलन बिगड़ गया और तार का भारी रोल उसके ऊपर गिर गया। इस हादसे में उसका सिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और काफी खून बहने लगा। फैक्ट्री में मौजूद लोग तुरंत उसे सदर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कलयुगी मां ने ममता को किया शर्मसार, नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंका। पश्चिमी सिंहभूम जिला के खुंटपानी प्रखंड अंतर्गत केयापात गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी मां ने ममता को शर्मसार करते हुए अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। शनिवार सुबह केयापात गांव के पास बहने वाली संजय नदी के किनारे झाड़ियों से रोने की आवाज सुनाई दी। वहां मौजूद ग्रामीणों ने जब पास जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी हुई झाड़ियों के बीच पड़ी थी। ग्रामीणों ने पहले आसपास में आवाज लगाई। उम्मीद थी कि कोई परिजन बच्ची को लेने आएगा, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव के समाजसेवी सिकंदर जामुदा को इस घटना की जानकारी दी। वह तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची को अपने घर लेकर आए। साथ ही उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी है। सिकंदर जामुदा ने कहा कि यह एक अमानवीय और शर्मनाक हरकत है। बच्ची की उम्र चंद घंटे ही लग रही है। सौभाग्य था कि ग्रामीणों ने समय रहते बच्ची को देख लिया, जिससे उसकी जान बच सकी।
डीसी ने चौपारण की शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण। एमआरपी से ज्यादा दर पर बिक्री पर जताई नाराजगी। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज चौपारण प्रखंड में स्थित एक अनुज्ञप्ति पर प्राप्त कंपोजिट शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया और बिक्री से संबंधित प्रक्रियाओं की गहनता से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि शराब की बिक्री केवल अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही की जानी चाहिए। किसी भी हालत में निर्धारित दर से ज्यादा राशि वसूलना न केवल अनैतिक है बल्कि कानूनी रूप से दंडनीय भी है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए दुकान के बाहर स्पष्ट रूप से एमआरपी सूची चस्पा की जानी चाहिए। उपायुक्त ने दुकानदारों को यह भी निर्देश किया कि हर बिक्री के बाद ग्राहक को बिल देना अनिवार्य है ताकि कीमतों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से उपभोक्ता सुरक्षित रह सके। जस्टिस सीएम और अपर मुख्य सचिव बनकर ठगी करने वाले अपराधी पर इनाम घोषित। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री जस्टिस और अन्य शीर्ष अधिकारियों के नाम पर ठगी करने वाले कुख्यात अपराधी रंजन कुमार मिश्रा के खिलाफ रांची पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। रंजन कुमार मिश्रा जमशेदपुर जिले के परसुडिया का रहने वाला है। रांची पुलिस ने जनता से अपील की है कि रंजन कुमार मिश्रा के रहने या छिपे होने के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल रांची एसएसपी के मोबाइल नंबर 9431706136 पर या एटीएस एसपी के फोन नंबर 9771438670 पर सूचित करें। सूचना देने वाले को 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। रंजन मिश्रा बेहद शातिर अपराधी है। 2018 में उसने खुद को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बताकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से 40 लाख रुपए की ठगी की थी। इसके अलावा 2020 में उसने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के नाम पर राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर राजमणि को ठगने का प्रयास किया। झारखंड में मिला नया यूरेनियम भंडार, भारत की परमाणु ऊर्जा नीति को करेगा मजबूत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा खनन क्षेत्र में यूरेनियम का एक नया और समृद्ध भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। भारत सरकार के परमाणु खनिज निर्देशालय एएमडी और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों और दस्तावेजों से यह बात स्पष्ट हुई है। यह यूरेनियम भंडार जादूगोड़ा के उत्तर पश्चिम में बंगलासाई मेचुआ क्षेत्र में है। यूसीआईएल के सीएमडी डॉक्टर संतोष कुमार सतपति ने इस खोज की पुष्टि करते हुए कहा कि यह न केवल यूसीआईएल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर भी साबित हो सकता है। यूरेनियम का यह भंडार लगभग 15,598 टन है। यह भंडार पहले से चालू जादूगोड़ा माइंस के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। इससे खदान का जीवन काल लगभग 50 वर्ष बढ़ने की उम्मीद है। 2020 से 2024 के बीच देश के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना में कुल 93,700 टन नए यूरेनियम ऑक्साइड संसाधनों की खोज की गई है। हाईकोर्ट ने देवघर एम्स पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। रांची झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी के साथ स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि एम्स देवघर में मरीजों का बेहतर इलाज मिल सकेगा। यहाँ क्या क्या सुविधाएं अब तक उपलब्ध कराई गई हैं, उसकी अद्यतन जानकारी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। वहीं एम्स देवघर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि एम्स देवघर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उनकी ओर से एम्स के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, पहुंच पथ, फायर ब्रिगेड वाहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को उचित आदेश देने की मांग की गई है। पोषण सखियों की सेवा शर्तों और नियमावली में सुधार की मांग पर दीपिका पांडे ने दिया विचार करने का भरोसा। रांची स्थित ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास पर शनिवार को झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ झारखंड के प्रतिनिधियों ने भेंट की है। इस दौरान संघ की ओर से पोषण सखियों की सेवा शर्तों एवं नियमावली में सुधार की मांग मंत्री से की गई। साथ ही मानदेय में वृद्धि, ड्रेस कोड एवं बीमा सुविधा योजनाओं का लाभ और स्थायी सेवा संबंधित मांगों को भी संघ ने रखा है। मंत्री ने गंभीरता पूर्वक उन्हें सुना और आश्वस्त किया कि उन पर न्यायोचित विचार किया जाएगा। पोषण सखी संघ की प्रदेश अध्यक्ष अंजनी कुमारी ने मौके पर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसके जरिए कहा कि झारखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पोषण सखियों की मांगों को भी विधानसभा में रखा जाना चाहिए। पोषण सखियों के लिए सेवा शर्तों में सुधार हो, उनकी सेवा स्थायी की जाए। 65 वर्ष तक उनसे सेवा ली जानी चाहिए। सेविका, सहायिका, जल सहिया की तरह उनके लिए भी एक ड्रेस कोड हो। न्यूनतम मासिक मानदेय 13,184 रुपया किया जाना चाहिए।
झारखंड आदिवासी महोत्सव 2025 मोहराबादी में आदिवासी संस्कृति व्यंजन का लगेगा स्टॉल। विजयी प्रतिभागियों को 50,000 रुपये का दिया जाएगा पुरस्कार। मोहराबादी में अगस्त के दूसरे सप्ताह में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2025 आयोजित होना है। इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड ने भी पहल शुरू कर दी है। उसकी ओर से महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी सह बिक्री के संबंध में सूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक महोत्सव में इच्छुक प्रतिभागी समूह प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता का निर्णय विशेषज्ञों द्वारा पारंपरिक आदिवासी व्यंजनों को 3 कैटेगरी में बांटकर किया जाएगा। पहली कैटेगरी में आदिवासी संस्कृति की छाया, झलक, परिवेश, स्थानीय सामग्री का उपयोग को शामिल किया जाएगा। दूसरे में व्यंजन, स्वाद, विशिष्टता, प्रस्तुतिकरण के अलावा तीसरे में ग्राहकों का फीडबैक शामिल किया जाएगा। प्रतिभागियों को व्यंजन तैयार करने के लिए सभी सामग्री और उपकरण स्वयं साथ लेकर आना होगा। उन्हें संस्थान की ओर से केवल स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी समूह अपना आवेदन 29 जुलाई के दोपहर 5 बजे तक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन करते समय 2 जनजातीय व्यंजनों के साथ उनका नाम, फोटो, उपयोग की गई सामग्री, बनाने की विधि और अन्य जानकारियां भी देनी होंगी। विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र के अलावा प्रथम पुरस्कार के तौर पर 50,000, दूसरे पुरस्कार के तौर पर 30,000, तीसरे के लिए 15,000 और चौथे के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए आवेदन पत्र निर्देशालय की वेबसाइट prdjharkhand.in पर उपलब्ध है। इसे कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। हर घर के दरवाजे पर लगेगा चिप, स्कैन कर सफाई कर्मी बताएंगे उठ गया कूड़ा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में झारखंड के सिर्फ 2 शहरों को अवार्ड मिला है। राज्य की राजधानी रांची की स्थिति सबसे अधिक खराब रही। रांची 5 रैंक गिरकर 37वें पायदान पर पहुंच चुका है। सफाई के नाम पर हर माह करीब 6 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद रांची की ऐसी स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अन्य शहरों का प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक रहा। इसे देखते हुए अब पूरे राज्य की सफाई व्यवस्था और शहरों की आधारभूत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद तेज हो गई है। नगर विकास विभाग ने प्रधान सचिव सुनील कुमार ने शुक्रवार को सभी नगर निकायों के कार्यों और वहां की कमियों की समीक्षा की है। उन्होंने सभी निकायों के पदाधिकारियों को सफाई में सुधार का टास्क दिया है। कहा है कि निकायों में घरों से कूड़े के उठाव की मॉनिटरिंग ऑनलाइन होनी चाहिए। इसके लिए सभी निकायों के हर घर पर QR कोड या RFID चिप लगाएं। कूड़ा वाहन जिस घर से कूड़ा उठाएगा, कोड या चिप को स्कैन कर लिया जाएगा। ऐसे में संबंधित घरों की एंट्री सॉफ्टवेयर में हो जाएगी। इसके बाद निकाय स्तर पर इसकी क्रॉस चेकिंग की जाए ताकि थर्ड पार्टी सही काम कर रही है या नहीं, इसकी जानकारी सामने आ सके। सचिव ने कहा कि हाट बाजारों में सफाई का समय तय करें। कचरा उठाने के लिए आधुनिक वाहन खरीदने का प्रस्ताव भेजें ताकि वाहनों की कमी न हो। सचिव ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी 15 दिनों में निकायों का सर्वे करके वहां की कमी और उसे दूर करने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। उसी के अनुसार आगे संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। बैठक में निगम प्रशासक सुशांत गौरव, DMA निर्देशक नैन्सी सहाय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर करें संपर्क। बिजली विभाग ने दी और भी सूचना। बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से JBVNL के रांची पूर्वी डिवीजन की ओर से शुक्रवार को टाटी पंचायत भवन में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखी हैं। अधिकारियों ने उनकी शिकायतें सुनी और कानूनी सुझाव भी दिए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा कि बिजली का उपयोग मीटर के माध्यम से ही करें और मीटर या उसके पहले के तारों से छेड़छाड़ बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता को यह जानकारी भी दी गई है कि सरकार द्वारा 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। साथ ही बकाया बिजली बिल भी माफ किया जा रहा है। यह सुविधा गरीब और सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी है। शिविर में बताया गया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें नजदीकी बिजली कार्यालय में दे सकते हैं। अगर वहां से समाधान नहीं होता तो वे विद्युत शिकायत निवारण फोरम में भी आवेदन कर सकते हैं। इन स्मार्ट मीटर के फायदे भी उपभोक्ताओं को बताए गए। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपने बिजली खपत की जानकारी और बिल की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। अश्लीलता पर केंद्र सरकार की सख्ती, उल्लू, ऑल्ट समेत 25 OTT ऐप्स पर रोक। केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें उल्लू और ऑल्ट जैसे चर्चित ऐप्स भी शामिल हैं। यह कार्रवाई IT एक्ट 2000 और IT नियम 2021 के तहत की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कदम गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और बाल अधिकार विशेषज्ञों की सिफारिश पर उठाया है। इन प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता, अभद्र भाषा और कई मामलों में पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट दिखाने के आरोप थे। इन OTT ऐप्स को सरकार ने नोटिस भेजकर बंद करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार इन्हें ब्लॉक कर
कर दिया जाएगा। प्रतिबंधित OTT प्लेटफॉर्म्स में उल्लू, ऑल्ट, बिग शॉट्स, बुमेक्स, नवरसा, लाइट, गुलाब, कंगन, बुल, जलवा, शोहिट, वाव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनियो, सोएक्स, सोल, टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटेक्स, VIP, देसी फ्लिक्स, हलचल, मुडेक्स, नियनेक्स, VIP, फ्यूगी, मोजफ्लिक्स और ट्रिफ्लिक्स शामिल है। सरकार का कहना है कि इस तरह की सामग्री युवाओं और बच्चों पर गलत असर डालती है, इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी थी। सरकार आगे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करती रहेगी ताकि इंटरनेट पर साफ सुथरा और सुरक्षित कंटेंट उपलब्ध हो सके। गठन के 11 साल बाद भी झारखंड में नहीं बनी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रशिक्षण अकादमी। झारखंड में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी अकादमी की स्थापना नहीं हो पाई है। इसका खुलासा केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार ने 13 अगस्त 2014 को SISF का गठन किया था, लेकिन इसके प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना का मामला अभी भी झारखंड पुलिस मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में औद्योगिक सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राज्यों को अपने स्वयं के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने औद्योगिक उपक्रमों, प्रतिष्ठानों, संयुक्त और निजी औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना की है, उसी प्रकार राज्यों को भी अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल और उनके प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। यह स्थिति झारखंड के औद्योगिक और सुरक्षा परिदृश्य के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि बिना उचित प्रशिक्षण अकादमी के SISF के जवानों को प्रभावित ढंग से प्रशिक्षित करना और उन्हें राज्य की औद्योगिक सुरक्षा की चुनौतियों के लिए तैयार करना मुश्किल होगा। पलामू SP को पंजाब से आया किडनैपिंग का फोन, कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को मिले अफीम तस्कर, 3 क्विंटल डोडा और 33 लाख कैश बरामद। पलामू पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब एक किडनैपिंग की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि पंजाब की एक महिला ने पलामू SP रेशमा रमेशन को फोन कर बताया कि मेरे भाई और उसके साथियों का किडनैप कर लिया गया है। फोन कॉल मिलते ही पलामू पुलिस एक्टिव हुई। जांच और दबिश के बाद जब पुलिस किडनैपर की तलाश में पीपरटांड पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। असल में पंजाब से आए तस्करों को उनके ही स्थानीय तस्करी के साथियों ने अफीम के पैसे को लेकर बंधक बना लिया था। इसके पीछे की वजह आपसी लेन देन में हुई अनबन और फिरौती की मांग थी। पीपरटांड में के तितलंगी गाँव निवासी अफीम तस्कर डब्लू यादव ने अपने बेटों के साथ मिलकर पंजाब से आए हरमीत सिंह और सतबीर सिंह को बंधक बना लिया था। सतबीर की बहन से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। महिला ने डब्लू यादव के बेटे पिंटू यादव के खाते से 7.5 लाख रुपए जमा भी कर दिए थे। पुलिस ने जब डब्लू यादव के घर पर दबिश दी तो वहां से बंधक बनाए गए सतबीर और हरमीत को सकुशल मुक्त करा लिया गया। साथ ही मौके से 33 लाख रुपए नकद, 3 क्विंटल 14 किलो डोडा और तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली 2 होंडा सिटी कार, 2 बोलेरो गाड़ी, 12 मोबाइल फोन और डोडा व्यापार से जुड़ी एक डायरी भी बरामद की गई है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने बदले संगठनात्मक दायित्व, नवीन जायसवाल बने मुख्य सचेतक। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए विधायक नवीन जायसवाल को विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। इसके साथ ही विधायक राज सिन्हा धनबाद और नागेंद्र महतो बगोदर को उप सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नई नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने न सिर्फ आगामी विधानसभा सत्रों की रणनीति को मजबूती देने की दिशा में कदम उठाया, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी साधा है। राज सिन्हा और नागेंद्र महतो अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क व संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, जिसे देखते हुए उन्हें यह नई जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने इन बदलावों को विधानसभा में पार्टी के बेहतर समन्वय और रणनीतिक संचालन के लिहाज से अहम बताया है। चित्रा कोलियरी में कोयला ढुलाई बंद, करोड़ों के नुकसान की आशंका। सारठ विधानसभा क्षेत्र की चित्रा कोलियरी से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक डंपरों द्वारा कोयला ढुलाई पिछले 17 से 18 दिनों से पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। इस अवरोध के चलते केंद्र और राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि हो रही है। वहीं चित्रा कोलियरी को भी करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर यूनियन नेता पशुपति कोल ने एक प्रेस वार्ता कर कोलियरी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की लापरवाही और ढुलमुल नीति के कारण यह संकट खड़ा हुआ है। पशुपति कोल ने कहा कि कोलियरी में लूट खसोट की प्रवृत्ति और योजनाओं के सही क्रियान्वयन की कमी के कारण उत्पादन और परिवहन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चुनाव याचिका, हाईकोर्ट ने रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर लगाया जुर्माना। कांके से कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण शर्मा की चुनाव याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर कर उन्हें केस से हटाए जाने का आग्रह किया है, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी रांची पर
5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल बीजेपी के कांके विधानसभा प्रत्याशी रहे जीतू चरण राम ने कांग्रेस के विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में सुरेश कुमार बैठा ने जीतू चरण राम को 968 मतों से हराया था। लैंड स्कैम प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर ईडी ने हाईकोर्ट में मांगा समय। सुनवाई 22 अगस्त को। बरियातो स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से समय की मांग की गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त निर्धारित की है। ईडी से अधिवक्ता AK दास एवं सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजय शाह ने पक्ष रखा है। प्रदीप बागची की जेल में बिताए गए करीब 2 साल की अवधि का हवाला देते हुए उनकी ओर से जमानत देने का आग्रह किया गया है। बता दें कि बरियातो स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। मामले को लेकर ईडी ने ECIR 1/2023 दर्ज किया है। जमशेदपुर के बागबेड़ा में 100 घरों में घुसा पानी। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने राहत कैंप बनाए। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बागबेड़ा क्षेत्र के नया बस्ती में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। अब तक 100 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। इनमें से करीब 50 से 60 घर पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित कैंप स्थान चिन्हित किए गए हैं। राहत केंद्र के रूप में प्राथमिक विद्यालय रोड नंबर 3 सीधो कान्हू मैदान, लोहिया भवन, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और बागबेड़ा थाना चौक को तैयार किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं, साथ ही नदियों या जलजमाव वाले क्षेत्रों की ओर न जाएं। मांगो के कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। मांगो से आजाद नगर जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अचानक पानी आने से कई लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जिला आपदा प्रबंधन की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा सभी को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास जारी है। सरकारी दफ्तरों में दलालों पर सख्ती। डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने दिए अनुशासन और पारदर्शिता के सख्त निर्देश। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में जिले के सभी कार्यालयों के लिपिकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ संवाद करते हुए सख्त संदेश दिया कि सरकारी दफ्तरों में किसी भी हाल में दलालों और बिचौलियों का प्रवेश नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कर्मियों को गुटबाजी और विभागीय राजनीति से दूर रहते हुए अनुशासन और मर्यादा के साथ काम करने की नसीहत दी है। उपायुक्त ने कहा कि कर्मचारी सरकार और जनता के बीच की सबसे अहम कड़ी होते हैं, इसलिए उन्हें पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए शिकायतों के पंजीकरण, ट्रैकिंग की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं में देरी न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।